देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेविस का सामान्य अपवर्तन चक्र। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो या उत्तर प्रदेश पीसीएस दे रहे हैं आप या बीपीएससी दे रहे हैं, ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक के बाद यदि कोई एवरग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो वो यही है, डेविस का नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। कहीं कहीं किताबों में आपको लिखा मिलेगा ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन। तो डेविस का भौगोलिक चक्र या फिर नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताना बहुत जरूरी है कि आखिर ये अपवर्तन होता क्या है, इरोजन होता क्या है। साथ ही साथ आपको बताना है मुझे, एक तो क्या होता है ये जानना है, और क्यों होता है ये जानना है, कितने टाइप का होता है ये भी जानना है। हमने आपको पहले की क्लास में जो बेसिक क्लास के नाम पे मैंने आपसे डिस्कस किया था सॉरी, आपसे डिस्कस किया था कि धरातल पर दो तरह की शक्तियां कार्य करती है। एक को आप कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स और दूसरे को आप कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स का मेन ड्यूटी है रिलीफ को क्रिएट करना, उच्चावच को क्रिएट करना, या फिर राइज, सी लेवल से किसी चीज को राइज करना, और उसके लिए ये फोर्स 24/7 लगा रहता है। एंडोजेनेटिक फोर्स, एंडोजेनेटिक फोर्स के कई एजेंट मैंने आपको बताए थे, जैसे कि अर्थक्वेक भी एक तरीके से एंडोजेनेटिक फोर्स का एजेंट है, और वॉल्केनोज, वॉल्केनिज्म भी एंडोजेनेटिक फोर्स है। कहीं पर यदि दरारें पड़ती हैं या कहीं पर चट्टानें मुड़ जाती हैं, यानी कि फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक, ये सारे एजेंट हैं, दूत हैं आंतरिक बल के, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के। और इन फोर्सेस के कारण जो सरफेस है अर्थ का, अपर सरफेस ऑफ द अर्थ जो है, उसके ऊपर एक इक्वलिटी नहीं रहती, राइज होता रहता है रॉकबेड का, जिसके कारण माउंटेन्स, प्लेटूज, वैलीज क्रिएट होते रहता है। और माउंटेन, प्लेटूज और वैलीज का क्रिएट होना एक तरीके से एंडोजेनेटिक फोर्सेस का वर्क है। और इसमें से यदि कोई भी भूखंड इस एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण सी लेवल के ऊपर आती है, तो इसके लिए टर्म यूज होता है राइज, उत्थान। राइज टर्म यूज होता है, उत्थान। और जैसे ही उत्थान होता है, जैसे ही कोई भी रॉकबेड सी लेवल से ऊपर आता है, वैसे ही बाह्य बल की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। बाह्य बल यानी एक्सोजेनेटिक फोर्स। और एक्सोजेनेटिक फोर्स के भी कई सारे एजेंट हैं, जिसमें आपने वेदरिंग सुना होगा, जिसमें आपने इरोजन सुना होगा, जिसमें आपने मास मूवमेंट सुना होगा। तो मास मूवमेंट, इरोजन, वेदरिंग, ये सब बाह्य
बल जो है, एक्सोजेनेटिक फोर्स जो है, उसके टेक्निक हैं, तरीके हैं, और इन तरीकों के लिए ये बाहरी बल कुछ एजेंट को यूज करती है। बाहरी बल समतल करने के लिए 4 प्रक्रियाओं से गुजरती हैं, 4 प्रक्रियाओं से होकर गुजरती हैं बाहरी बल। सबसे पहले तो जो क्षेत्र सी लेवल से ऊपर राइज हुआ, पहले बेसिक ध्यान से समझ लें तो ज्यादा आपको चीजें समझ में आएगी। सी लेवल से जैसे ही कोई क्षेत्र राइज हुआ तो बाहरी बल इस ऊपर उठे हुए चट्टानों की परत को कमजोर करने की कोशिश करती है। यदि इसका एक एक परत ये उतारती जाती है प्याज के छिलके की तरह, यदि प्याज की छिलके की तरह इसके ऊपरी परत को सराती जाती है, तो हिंदी में इसके लिए टर्म यूज होता है अनाच्छादन, और अंग्रेजी में इसके लिए टर्म यूज होता है डेनुडेशन। डेनुडेशन, अनाच्छादन। देखो, आच्छादित होने का मतलब होता है क्या? ढका रहना। अनाच्छादित का मतलब जिससे ढका था आपने उसको हटा दिया, यानी ढका नहीं रहना, यानी कि नेकेड हो जाना, ऊपरी परत का हट जाना। तो बाह्य शक्तियां ऊपरी परत को हटाने के लिए, यानी कि डेनुडेशन के लिए एक टेक्निक यूज करती है। उस टेक्निक को कहते हैं अपक्षय। अपक्षय यानी कि वेदरिंग शब्द जो आपने सुना होगा, वेदरिंग, वो बाहरी शक्तियों का टूल है, टेक्निक है, तरीका है। बाहरी शक्तियां 3 तरह की वेदरिंग करती है: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। वेदरिंग डेनुडेशन को आसान कर देता है, सिंपल कर देता है। वेदरिंग डेनुडेशन को आसान कर देता है, सिंपल कर देता है। वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय, और इसको सरल भाषा में कहें तो सड़ना, गलना, टूटना, फूटना। ये सब जो शब्द देख रहे हो ना तुम, सड़ना, गलना, टूटना, फूटना, ये इसी का टेक्निकल नेम है वेदरिंग। केमिकल प्रोसेस से यदि कोई रॉक बेड सड़ गया, उसकी ऊपरी परत कमजोर हो गई, तो उस ऊपरी परत के कमजोर होने के बाद वो ऊपरी परत हट जाएगी, वहां से उखड़ जाएगी, उस मदर चट्टान से, वो मदर रॉक से अलग होगी। तो ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। कौन कौन सी? पहले सड़ने गलने का कार्य होता है, यानी पहले वेदरिंग होती है। सड़ना, गलना, टूटना, फूटना हो जाता है, तब फिर एक एजेंट आता है, दूत आता है, और वो दूत आकर के क्या करता है? इसको इरोड करता है। उन दूतों को अपर्दन के दूत, एजेंट ऑफ इरोजन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एजेंट ऑफ इरोजन कहते हैं। इन सब के बीच आज एक तालमेल देखेंगे कि कैसे ये सब के सब समतल करते हैं मिलके। तो सबसे पहली क्रिया जो होती है वो अपक्षय की होती है, और जब अपक्षय संपन्न हो जाता है, किसी चट्टान की ऊपरी परत सड़ जाती है या गल जाती है या टूट जाती है या फूट जाती है या उसकी संरचना ढीली पड़ जाती है, वो कमजोर हो जाती है, तो हरी झंडी मिल जाती है। दूतों, एजेंट के दूतों को हरी झंडी मिल जाती है। कौन है ये एजेंट के दूत? तो बहता हुआ जल। बहता हुआ जल एजेंट है इरोजन का। बहती हुई हवा, जिसको आप पवन कहेंगे, यानी विंड कहेंगे, एयर तो कुछ नहीं करता, विंड कहेंगे।
यानी कि पवने, ये भी बहती हुई पवने हैं। या फिर आपने ग्लेशियर्स का नाम सुना होगा, हिमनद का। तो ये हिमनद भी गति करती हैं, फिसलती हैं, और फिसलते हुए अपर्दन का कार्य करता है। यदि आपको यह मन में आए कि सर अपर्दन अपक्षय से कैसे अलग है, तो आप अपक्षय का जैसे सिंपल वर्ड समझे कि अपक्षय का मतलब सिर्फ सड़ना, गलना, टूटना, फूटना होता है, तो उसी तरीके से अपर्दन का मतलब होता है नोचना। नोचना, नोचना बखोरना समझते हैं? जी हाँ, भाई बहनों की लड़ाई में आपने देखा होगा, या तो आपने नोच लिया होगा या आपको नोचा गया होगा, और जहां से नोचा हो गया होगा वहां से आपका चट्टान की कुछ संरचना उसके नाखून में चली गई होंगी, या कुछ बाल के रेशे उसके हाथ में चले आए होंगे। तो अपर्दन मूलतः नोचना, खखोरना, बखोरना, जो वर्ड आप यूज कर सको देसी भाषा में। हवा क्या करती है कि अपक्षय से जो सड़गल गया ऊपरी परत, इस चट्टान का जो ऊपरी परत सड़गल गया, कमजोर हो गया, टूट फूट गया, उस ऊपरी परत को नोच के लेके चली जाती है। यानी मदर रॉक से उसके टूटे फूटे चूर्ण को, मलबों को अलग करने की क्रिया जो है, एकदम साधारण शब्दों में पहले समझ लो। आंसर लिखते समय, आज यूपीएससी का एग्जाम था, ऐसे था मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को देखना चाहिए, हर बच्चे को देखना चाहिए। आप में से जिस बच्चे ने नहीं देखा है उस बच्चों को तो मैं खुद ही बता दूंगा, ठीक है? सबको आ रहा है क्या साउंड में प्रॉब्लम, या सिर्फ कृष्णा जी को ही आ रहा है? चलिए, एक कोई दूसरा बच्चा कंफर्म करना है यदि आवाज में प्रॉब्लम है तो। अच्छा, साउंड सही है। तो मैं कह रहा था कि हम में से सब भाई बहनों को, चाहे वो आईएएस दे या ना दे, हर एक भाई बहनों को ना आईएएस का आज एग्जाम हुआ है। उस एग्जाम में निबंध के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को देखना चाहिए। ऐसे प्रश्न आए हैं जिन प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आपको बकवास सुनना होगा टीचरों का। बकवास सुनेंगे तभी, जैसे कुछ बच्चा कहता है ना, पढ़ाते पहले जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता था, शुरुआती कमेंट मैंने बड़े संभाल के रखे हैं। एक दो कमेंट ऐसे आए थे जिसमें लिखा था कि आप पढ़ाते तो ठीक हो लेकिन बकवास बहुत करते हो। मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने अच्छे से रखा कि चलो भाई तुम्हारी आज आज ना एक ऐसे आया है क्या, सेम टू सेम, मतलब जो हम उसको उत्तर दिए थे कमेंट में, एक बच्चे को मैंने उसके गंदे कमेंट के लिए मैंने उत्तर दिया था, और आज मैं बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ कि वो उत्तर ही ऐसे के रूप में आ गया। ऐसे आया है कि आपकी मेरे बारे में जो धारणा है वो आपके सोच को दर्शाती है, और आपके प्रति मेरी जो प्रतिक्रिया है ये मेरा संस्कार है। इस पे 1200 शब्द में निबंध लिखना है। कभी कभी कुछ लोग आपका गलत मूल्यांकन कर लेते हैं, और इसके बावजूद आप उस पर क्रोधित नहीं होते। वो आपको बड़ा भला बुरा कह देते हैं कि पहले तुम खुद जाके किसी अच्छे से, तुमको पढ़ाने नहीं आता है, तुम देख देख के तो पढ़ाते हो, पढ़ते हो, तुम पहले जाके किसी अच्छे शिक्षक से पढ़ो, तब आना पढ़ाने यूट्यूब पे। तो ये जो कमेंट्स थे ना, इन कमेंट्स को लिखते पढ़ते समय थोड़ा दिल में लगता था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां ऐसे आया था, आज का आईएएस का ये जो एग्जाम हुआ है उसमें ऐसे है कि आपकी मेरे बारे में जो धारणा है, योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। आप अच्छे होते हो ना तो आप दूसरों में अच्छाई देखते हो, और आप बुरे होते हो तो आपको दूसरों में भी बुराई दिखती है। और जब कोई आप में बुराई देखता है और जब कोई आपको बुरा कहता है, तो
तो आप जो उसको प्रतिक्रिया देते हो ना, वह प्रतिक्रिया आपके संस्कार के अनुरूप होनी चाहिए। यदि आप गंदी प्रतिक्रिया देते हो, क्रोध में आकर के प्रतिक्रिया देते हो, बुरा भला वो ईंट का जवाब आप पत्थर से देते हो, तो गलत करते हो। तो ये बहुत ही आज का ऐसे जितने भी ऐसे आए हैं ना, आज दो ऐसे लिखना है और टोटल 3 4 4 8 में से 2 लिखना है 1200 शब्दों में। पहला आया था कि इच्छा रहित होने का। अच्छा, बाकी तो जो है सो है। मुझे ये ऐसे बहुत अच्छा लगा, मैं होता तो इसी पे लिखता कि आपकी मेरे बारे में जो धारणा है, आपकी सोच दर्शाती है। एक्चुअली में ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गांधीयन फिलॉसफी का स्टेटमेंट है, गांधी दर्शन से जुड़ा है। महात्मा गांधी ने भी इस संदर्भ में काफी बातें की हैं। और वो जो उनका वो स्टेटमेंट था ना, आप मुझे एक गाल में थप्पड़ मारोगे तो मैं दूसरा गाल भी आगे कर दूंगा, वह इसी बात को दिखाता है। और भी कई एग्जाम्पल आप बुद्ध, गांधी, इन सब से जोड़ के ऐसे को लिख सकते थे। मैं बस ये बतलाना चाहता हूं कि आप सब भाई बहन ऐसे देख लेंगे, हम आपके ग्रुप में भी डाल देंगे। और कभी खाली बैठेंगे तो खुद भी चिंतन करेंगे कि इस तरह के वक्तव्य पर यदि लिखने आ जाए मुझे, तो मैं क्या, कितने शब्द लिखने की क्षमता रखता हूं, मैं क्या क्या लिख सकता हूं, कितने डायमेंशन से इसको सोच सकता हूं। ये जरूर सोचेंगे आप भी। आइए इस पे बात करते हैं। अनाच्छादन, हमने पहले डेनुडेशन बताया, फिर मैंने बताया वेदरिंग की बात। वेदरिंग सबसे पहले होती है, राइज के बाद क्या शुरू होता है, वेदरिंग। अनाच्छादन एक कंप्लीट प्रक्रिया है जिसके अंदर वेदरिंग प्लस इरोजन दोनों होता है। और इरोजन करने वाले जो एजेंट होते हैं, या बहता हुआ जल हो, या बहती हुई पवने हो, या हिमनद हो, या तरंगे हो, वेव्स वो भी करती हैं, तरंगे हो, या भूमिगत जल हो, अंडरग्राउंड वाटर हो जो कास्ट क्षेत्र में अपर्दन करती हैं, या तो तरंगे, बहता हुआ जल का मतलब नदी हो गया, इसको नदी कह लीजिए। तो नदी, पवने, हिमनद, तरंगे, भूमिगत जल, ये सब के सब अपर्दन के दूत हैं। ये मदर रॉक जो है उनको नोचती है, खरोंचती है, काटती है, तोड़ती भी है कभी कभी। यानी यदि ठीक से यदि ठीक से नहीं सड़ा गला हो, तो इसके अपने भी टूल्स होते हैं जिससे ये तोड़ फोड़ करके जो मातृ चट्टान है, जो मदर रॉक है, इससे इनको अलग करती हैं, अलग करके थोड़ा दूर ले जाती हैं। और ले जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। यानी कि इरोजन के बाद की जो प्रक्रिया है वो है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन ये सारे एजेंट करते हैं, और ट्रांसपोर्ट करके कहीं ना कहीं ले जाके जहां पे गहरा है उसमें जमा कर देते हैं। और जमा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिपोजिशन। तो जब डिपोजिशन हो जाता है तो बाहरी शक्तियों का कार्य पूरा हो जाता है। एजेंट ऑफ इरोजन के बाद, एजेंट ऑफ इरोजन ही ये तीनों क्रियाएं करती हैं, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। और जब पूरी तरह से डिपोजिट कर देती हैं तो जो उच्चावच है वो प्लेन हो जाता है। मान लीजिए कि इसको काट डाला उसने और जहां गहरा था उसमें भर डाला। ये एरिया गहरा था, इस एरिया में यदि लाके भर दिया मलबा, और इस एरिया से काट डाला, ये जो एरिया है इस एरिया से इसको अपर्दित कर डाला, काट डाला मान लीजिए, ठीक है। इस एरिया से काट दिया, इसको अपर्दित कर दिया और उसमें ले जाके भर दिया, तो अब पूरी तरह से ये एरिया क्या हो गया, प्लेन हो गया। यानी पहले क्या था, ये पहले प्लेन नहीं था, पहले यहां पे ऊंचा था और यहां नीचे क्या था, ये नीचे खाली था, ठीक है, नीचे खाली था, ऐसा गड्ढा था।
तो ये उच्चावच था, ये गहरा था, ये ऊंचा था। लेकिन अब स्थिति बदली, क्या बाहरी शक्तियों ने इसको काट डाला और इसको काट के इरोड करके इस गड्ढे में लाके निक्षेपित कर दिया, यानी डिपॉजिट कर दिया। तो इस तरीके से भूमि को इसने समतल बनाया। बाह्य शक्तियों ने भूमि को क्या किया, समतल बनाया। और समतल बनाने के दौरान ये सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हुई, यानी वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ एंड डिपोजिशन हुआ। और ये जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ ना, इस प्रोसेस के बिगिनिंग में जो वो मदर रॉक परत दर परत जो छोटा होता गया, एक एक परतें इसकी उतरती गई, तो इस एक एक परत के उतरने की क्रिया के लिए ये टर्म यूज हुआ, ये ऋतुक्षरण या अनाच्छादन। वह प्रक्रिया है डेनुडेशन, एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आफ्टर राइज, उत्थान के बाद जो उच्च भूभाग है, जो सी लेवल से ज्यादा उठा हुआ है, समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई अधिक है, उसकी परतें एक एक करके अलग होती जाती हैं उनसे। और उन परतों को अपर्दनकारी शक्तियां, परतों को कमजोर कौन करती हैं, अपक्षय की प्रक्रियाओं से वो परतें कमजोर होती हैं। विद द हेल्प ऑफ वेदरिंग वो लेयर वीक होता है, सड़ता गलता टूटता फूटता है। विद द हेल्प ऑफ एजेंट ऑफ इरोजन वो लेयर अपने मदर रॉक से सेपरेट होता है, अलग होता है। और विद द हेल्प ऑफ एजेंट ऑफ और इरोजन, अपर्दन के दूत क्या करते हैं, उन चट्टानों को अपने ताकत से, अपने पावर से बहा ले जाता है। और बहा के ले जा करके जहां कहीं पर समुद्र तल से गहरा स्थान है उसमें ले जाके भर देती हैं। और यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है और इसी प्रक्रिया को अपर्दन चक्र कहते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अपर्दन की होती है, क्योंकि अपर्दन इंतजार नहीं करता चट्टान के सड़ने गलने का। अपर्दन के दूतों में भी इतनी ताकत होती है कि वो चट्टान को सीधे काटे हुए जल में इतनी शक्ति हो कि वो चट्टान के सड़ने गलने टूटने फूटने का इंतजार नहीं करती। वो बहता जल, उनमें खुद इतनी ताकत होती है कि वो क्या करे, चट्टान को तोड़ डाले, फोड़ डाले, काट डाले, नोच डाले। तो इसलिए डोमिनेंट जो करता है इन सारी प्रक्रियाओं में, जो सबसे डोमिनेटिंग प्रोसेस है वो इरोजन है। इसलिए इसको अनाच्छादन साइकिल नहीं कहा गया, डेनुडेशन साइकिल नहीं कहा गया, इसको वेदरिंग साइकिल नहीं कहा गया, इसको ट्रांसपोर्टेशन साइकिल नहीं कहा गया, ना ही इसको डिपोजिशन साइकिल कहा गया। मोस्ट डोमिनेंट प्रोसेस, जो डोमिनेटिंग प्रोसेस है वो है इरोजन। तो इसको अपर्दन चक्र कहा गया। ये चक्र जो है चलता रहता है। कैसा चक्र है ये चक्र इस तरह का है कि उत्थान होता है, राइज होता है, किसी भी पदार्थ का राइज होता है। राइज के बाद उस पदार्थ का अपक्षय होता है, यानी कि सड़ना गलना। अपर्दन होता है, परिवहन होता है, निक्षेपण होता है। और निक्षेपण के दबाव से, जो जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट सुना होगा, निक्षेपण के दबाव से पुनः उत्थान होता है। और पुनः उत्थान के बाद पुनः अपक्षय, पुनः अपर्दन, पुनः परिवहन और पुनः निक्षेपण, पुनः उत्थान। इस तरह से क्या चलता रहता है भाई, क्या चलता रहता है, एक चक्र चलता रहता है। ठीक है, उत्थान, अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, पुनः उत्थान। अब ये संकल्पना, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, कहां से आया? सामान्यतः हम सोचते हैं कि डब्ल्यू.एम. डेविस ने ही सब किया। ऐसा नहीं है। नो डाउट डेविस महोदय का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन डेविस के अलावा भी उनके पहले
कई ऐसे ज्योग्राफर हुए, भूगोलवेत्ता हुए, जिन्होंने बहुत विस्तार से इस पर कार्य किया है। और कौन कौन है वो, उनको पहले एक बार इंट्रोड्यूस कर लेंगे आपसे कि डब्ल्यू.एम. डेविस के पहले वो कौन थे ज्योग्राफर। देखो, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को कि ये आंसर जीएस का है, ये आंसर ऑप्शनल का है। दोनों तो एक ही जैसा होता है। और वो ज्योग्राफी ऑप्शनल का बच्चा, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने क्लास में नहीं आते लेकिन फोन करके हमसे अपने डाउट्स और कभी कभार पूछते हैं। कोइंसिडेंस होता है, कभी कभी संयोग होता है ऐसा कि मैं फोन उठाता हूं तो मैं बात भी करता हूं पूरे डिटेल में। कोई भी बच्चा हो, चाहे वो क्लास में हो या ना हो, उसके डाउट्स जरूर दूर कर देता हूं। तो एक बच्चे ने कॉल किया, वो पटना में कहीं ऑलरेडी ऑप्शनल ले चुका है क्लास। उसका कहना था कि सर आंसर्स तो दोनों का मुझे सेम ही लगता है, कोई अंतर नहीं लगता है, क्योंकि ज्यादातर नोट्स तो एनसीईआरटी से ही बनवाए गए हैं, टीचर ने बनवाया समराइज करके। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर ऑप्शनल का है और कौन सा आंसर जीएस का है। हम ऑप्शनल उनका ज्योग्राफी था, इसलिए मैंने रुचि ली। बतलाया उनको कि कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को कि ये जो लड़का है ये ऑप्शनल लेवल का उत्तर लिखा है या फिर जीएस लेवल का। जितने ज्यादा ज्योग्राफर्स के नाम और उसके स्टेटमेंट आप अपने उत्तर में डाल पाओगे, आप उतना ज्यादा कन्विंस कर पाओगे अपने एग्जामिनर को कि आप एक विशेष जानकारी के साथ उत्तर लिख रहे हो। मान लो कि आपको डेविस ही आया एग्जाम में कि डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन एक्सप्लेन करो, तो इंट्रोडक्शन में यदि आपने सिर्फ डेविस की बात की, हमेशा मैं बताता हूं कि जब भी किसी ज्योग्राफर का कुछ पूछे ना, तो शुरुआत में तुम निश्चित तौर पे यही बताओ उस पार्टिकुलर ज्योग्राफर के बारे में कि वो कौन था, कहां से था, क्या दिया। लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ हो, 3-4 वाक्यों के बाद का जो तुम्हारा वाक्य हो, उसमें यह जरूर कोशिश करो कि उनको जो इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिली वो कहां से मिली, यानी उनके पहले इस टॉपिक पे किन किन लोगों ने काम किया था। वही वो 4 लाइन इंट्रो के जस्ट बाद वाला लाइन तुमको जीएस वालों से थोड़ा अलग करेगा। और बीच बीच में तुम इस तरह का यदि पॉइंट डालते हो, यानी ज्योग्राफर्स के नाम इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफर्स के इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री भी मैं पढ़ाता हूं तो आप देखते होंगे बीच बीच में मैं कहता हूं कि ये इतिहासकार ने ये कहा, तो दूसरे इतिहासकार ने ये कहा, ये अंग्रेज इतिहासकार ने ये कमेंट किया। वो पॉइंट्स ऑप्शनल वालों के लिए, जीएस वाला डाल दे तो उसको खराब नहीं होगा, उसको भी अच्छा माना जाएगा, लेकिन ऑप्शनल वाले को तो कंपलसरी है कि आपको ज्योग्राफर यूज करना होगा, डालना होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे ही उत्थान होता है, देखो बिगिनिंग का डायलॉग क्या है, धरातल पर 2 तरह की शक्तियां कार्य करती हैं, आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां। आंतरिक शक्तियां उच्चावच पैदा करती हैं, जबकि बाह्य शक्तियां हमेशा समतल बनाने के कार्य में लगी रहती हैं। बाह्य शक्तियों द्वारा एक चक्र को के माध्यम से समतल करने का प्रयास किया जाता है। बाह्य शक्तियां एक चक्र के माध्यम से धरातल को समतल बनाने में लगी रहती हैं, वह चक्र अपर्दन चक्र कहलाता है। दरअसल इस चक्र में कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे ही उत्थान होता है, उत्थान राइज होता है, राइज के साथ ही बाह्य शक्तियां तापमान, दबाव, आर्द्रता यानी टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी के माध्यम से चट्टानों के ऊपरी परतों को फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल तरीके से कमजोर करने की कोशिश करती हैं, सड़ाती हैं, गलाती हैं, तोड़ती हैं या फोड़ती हैं। एंड देन agent of erosions like flowing water, like wind, like waves, glaciers, etc., underground water, etc., उनको अपनी फोर्सेस के थ्रू तोड़ती फोड़ती भी हैं। और जो भी अनऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट्स चट्टान के होते हैं, यानी सड़े गले टूटे फूटे अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल्स,
उनको मदर रॉक से सेपरेट करके, अलग करके अपने साथ बहा ले जाती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, बहा ले जाती हैं। एंड आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन, वहां ले जाने के बाद, आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन जहां कहीं पर भी उनको गड्ढा मिलता है, ठीक है, वहां उसको डिपोजिट कर देती हैं, उसको भर देती हैं। और फिर गड्ढे में जब डिपोजिट्स भरता जाता है तो उसके तली पर दबाव पड़ता है। और यदि वो जियोसिंक्लाइन एरिया है, छिछला सागर है, तो उसके तली पर दबाव पड़ने से कभी कभी वहां राइज यानी उत्थान भी प्रारंभ हो जाता है, जैसे बलित पर्वतों का उत्थान हुआ है। जियोसिंक्लाइन में ही तो माउंटेन को कर्डल कहते हैं, उसको मतलब कर्डल मतलब यानी पालना कहते हैं, ठीक है, तो पालना कहते हैं उसको। तो पालना इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां माउंटेन्स का राइज होता है। जैसे फिर वो राइज होता है, वही प्रक्रियाएं उन चट्टानों पर शुरू हो जाती है और यह चक्रवत चलती रहती है। और इसी संकल्पना को अपर्दन चक्र की संकल्पना का नाम दिया गया। अब अपर्दन चक्र का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहां से आया, किसने दिया, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे तो अमेरिकी भूगोलवेत्ता जो विलियम मॉरिस डेविस हैं, WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस, उनको माना जाता है फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि उन्होंने अपर्दन चक्र की संकल्पना सबसे पहले दी थी, जिसको भौगोलिक चक्र या नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन कहते हैं। डेविस महोदय अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे और उन्होंने मिसिसिपी और मिसौरी जो यूएस की नदी है, इन दो नदियों की घाटियों में विस्तार से अपने शोध कार्य किए थे। उन्होंने केवल यूएस ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में भी जो नदियां हैं उन पर भी रिसर्च किया। यानी उनका अध्ययन जो है विलियम मॉरिस डेविस का, वो यूएस और न्यूजीलैंड के रिसर्च पर आधारित। और उन्होंने नदियों के जीवन चक्र को मानव के जीवन चक्र के साथ तुलना करके इसकी विषय वस्तु को बहुत ही रोचक बनाते हुए, सामान्य जनों की समझ के अनुकूल बनाते हुए अपनी बातों को स्पष्ट किया, जिसके कारण उनको बहुत अधिक लोकप्रियता मिली। डेविस की बातें इतनी सरल थी कि एक व्यक्ति जो भूगोल का छात्र नहीं है, वह भी डेविस की इन सारे कॉन्सेप्ट को और अपर्दन चक्र की पूरी संकल्पना को समझ सकता है। बाद में डेविस की आलोचना हुई और सबसे बड़े आलोचक जो उसके हुए वो जर्मन ज्योग्राफर पेंक हुए। वाल्थर पेंक नाम था उनका, प्योर जर्मन ज्योग्राफर वाल्थर पेंक। पेंक ने माना कि डेविस की संकल्पना आधी अधूरी है और वैज्ञानिक नहीं है। डेविस ने कई गलतियां की हैं, कई बातों को लेकर उन्होंने डेविस की आलोचना की। फिर उन्होंने डेविस की संकल्पना का बिल्कुल साइंटिफिक वर्जन दिया, अत्याधुनिक वर्जन दिया, जिसको पेंक का साइकिल कहते हैं। पेंक के इरोजन साइकिल के नाम से जाना जाता है, साइकिल ऑफ इरोजन ऑफ पेंक। डेविस ने एक साइकिल की बात की थी, पेंक ने मल्टी साइकिल की बात की, पॉली साइकिल की बात की। तो पेंक की थ्योरी पॉली साइक्लिक थ्योरी है। उन्होंने कहा एक चक्र नहीं चलता है, कई चक्र चलता है, बार बार चक्र शुरू होता है और ये चक्र चलता रहता है और चक्र के अंदर चक्र चलता है, शुरू होता है फिर शुरू होता है फिर शुरू होता है। उन्होंने पॉलीसाइक्लिक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, बहुचक्रीय सिद्धांत है अपर्दन का। और ऐसा नहीं है कि केवल पेंक ने दिया, पेंक के अलावा कई सारे ज्योग्राफर ने बाद में सिद्धांत दिया। जैसे एक LC किंग है, किंग ने भी अपना सिद्धांत दिया। एक और है गिलबर्ट, गिलबर्ट ने भी अपना सिद्धांत दिया। तो अपर्दन चक्र से संबंधित कई सिद्धांत चर्चित हैं। डेविस के सिद्धांत के अलावा पेंक का सिद्धांत है बहुचक्रीय सिद्धांत, किंग का सिद्धांत है, LC किंग का अपर्दन चक्र है, गिलबर्ट का अपर्दन चक्र है। लेकिन इनमें से सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चर्चित सिद्धांत डेविस का है। कौन थे डेविस और उनके पहले क्या काम हुआ, इसको मैं आपको कोशिश करता हूं बतलाने का। डेविस के पहले क्या काम हुआ उसको समझिए पहले। पेंक और डेविस के दादा परदादा से मिलिए।
हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। यदि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपके पास है तो आप और बेहतर समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है, देखिए ये जो व्यक्ति यहां दिख रहे हैं, जिनकी पेंटिंग इस साइड में आपको दिख रही है, ये है मिस्टर जेम्स हटन। हल्के में मत लीजिएगा, यही वो व्यक्ति है जिनकी प्रेरणा से आज डेविस इतना आगे बढ़ पाए। जेम्स हटन, जेम्स हटन नाम है ये जो पेंटिंग है जिनकी। और यदि डेविस पप्पा है तो ये दद्दा है। ठीक है, दद्दा दद्दा। जेम्स हटन जो थे, इन्होंने 1726 में जन्म लिया था और 1797 में मरे थे। और इन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी दी थी, एक रूपता का सिद्धांत। जो भी ज्योग्राफी लेते हैं, ज्योग्राफी से नेट जेआरएफ जो बच्चा करता है उसको एक क्वेश्चन अभी मैं अभी ही आउट कर देता हूं, बार बार एग्जाम में आएगा कि एक रूपता का सिद्धांत किसने दिया था, ये बार बार पूछता है। यूनिफॉर्मेटिज्म। ठीक है, यूनिफॉर्मेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, उनके हटन के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट था, जिसको उसके स्टूडेंट जॉन प्लेफेयर ने पब्लिश किया था, हटन की थ्योरी को। तो हटन महोदय ने ये जो एक रूपता का सिद्धांत दिया था, क्या था ये हटन का एक रूपता का सिद्धांत? हटन ने यह कहा था कि प्रकृति एक रूपता लाने की कोशिश करती है, एक समान लेयर बनाने की कोशिश करती है, यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करती है। ये प्रकृति का स्वभाव है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक रूपता। ज्यादा डिटेल में वो नहीं गए थे हटन, बट हटन ने ही बिगनिंग में ये कहा था कि प्रकृति की जो दो शक्तियां हैं, यानी आंतरिक शक्तियां, बाह्य शक्तियां, ये दोनों एक संतुलन लाने की कोशिश करती हैं, दोनों दोनों मिलके एक रूपता लाने की कोशिश करती हैं। जैसे जहां जियो सिंक्लाइन हो गया, वहीं राइज क्यों हुए सारे पर्वत? क्योंकि प्रकृति चाहती थी कि ये इसके बराबर ये भी आए, मतलब ये नीचा ना रहे, ये भी एक रूप। मतलब हम आरक्षण का सिद्धांत यहां से जोड़ सकते हैं। आरक्षण क्यों दिया गया? यूनिफॉर्मिटिज्म, यानी सोसाइटी, यदि कुछ सोसाइटी के हिस्से यहां पर आ चुके हैं या यहां हैं और कुछ गर्त में हैं अभी भी, तो जो गड्ढा वाला है वो राइज करे, इसके लिए प्रकृति उसको इनर फोर्स देती है। सारे बलित पर्वत इस जियो सिंक्लाइन में ही क्यों डेवलप हुए हैं? प्रकृति ने उसको अपलिफ्ट किया। अब अपलिफ्ट जब किया प्रकृति ने, तो ज्यादा ऊंचा हो गया। तो यदि उनमें से कोई ज्यादा ऊंचा हो गया तो प्रकृति ने फिर इसको अपर्दित किया, अपर्दित करके जहां गहरा था वहां भर दिया। यानी अल्टीमेटली प्रकृति क्या चाहती है? एक रूपता चाहती है। और ऐसा कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हटन ने दिया था, जेम्स हटन। जेम्स हटन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था यूनिफॉर्मिटिज्म, यही आगे चलकर विलियम मॉरिस डेविस के लिए, डब्ल्यू एम डेविस होगा, डब्ल्यू एम डेविस के लिए, अमेरिकन ज्योग्राफर के लिए इंस्पिरेशन बना, प्रेरणा बना। यानी हमसे कोई पूछे कि डेविस किनसे प्रेरित था, तो जो हम हमेशा अपने सीनियर से प्रेरित होते हैं, जो हमसे आगे गए हैं उन्हीं से तो प्रेरित होंगे। और सीनियर हमारे लिए जरूरी भी हैं। सीनियर टीचर, फैकल्टीज वही तो हैं जिनसे हम प्रेरित होते हैं। तो ये जेम्स हटन से प्रेरित थे सबके सब जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। जेम्स हटन पहले जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया यूनिफॉर्मेटिज्म का, और उन्होंने ये नेचर के इस इंटरनल फोर्स, एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स के बीच के बैलेंस को एक्सप्लेन किया। ये हैं आपके जेम्स हटन। हटन ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था, एक रूपता का सिद्धांत भी दिया था। और जेम्स हटन ने वो एक डायलॉग हम बार बार यूज करते हैं ना, क्या, कि लैंडफॉर्म्स जो है, लैंडफॉर्म्स जो है
उससे रिलेटेड जो हम डायलॉग यूज करते हैं, यूनिफॉर्मिटिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक रूपता का सिद्धांत जेम्स हटन ने ही दिया, और स्थलाकृतियों के निर्माण से संबंधित सबसे पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। जेम्स हटन के बाद, हम जेम्स हटन के बारे में एक दो डायलॉग आगे चल के हम आपको बताएंगे, नोट करवाएंगे। उनके बाद आए लायल। लायल ने भी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी के नाम से एक बुक लिखी 1830-33 में। LYEL, लायल। आप हटन को मत भूलना, लायल भूल भी जाओ तो चलेगा, हटन हम आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे एक दो डायलॉग के साथ। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से इंस्पायर्ड थे मिस्टर डेविस। हटन के बाद लायल आए, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी दी, इन्होंने भी इंटरनल फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पे एक्सप्लेन किया। उनके बाद विलियम स्मिथ आए। विलियम स्मिथ ने स्ट्रेटिग्राफिकल सक्सेशंस फॉसिल्स के बेस्ट पे एक्सप्लेन किया, चट्टानों को और चट्टानों की संरचना को बताने की कोशिश की। उसके बाद अगासीज आए। अगासीज ने भी कोशिश की जियोमॉर्फोलॉजी को डेवलप करने की। अगासीज के बाद गिलबर्ट और पावेल आए। गिलबर्ट और पावेल ना सीनियर थे डेविस से, याद रखिएगा। गिलबर्ट और पावेल, इन्होंने भी वेस्टर्न यूएसए के इरोजन पर काम किया। गिलबर्ट की थ्योरी एरिड से रिलेटेड थी, मरुस्थल में होने वाले अपरदन को एक्सप्लेन किया गिलबर्ट और पावेल ने। गिलबर्ट का भी साइकिल पढ़ने को कभी कभी मिलता है, ये गिलबर्ट ही है, ठीक है। गिलबर्ट और पावेल ने इरोजन से रिलेटेड दिया था। और इन सब के बाद आया डेविस का, और डेविस सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। The strongest influence up to 1900 was the work of W.M. Davis, an American who worked both in USA and Europe and who first defined the cycle of erosion. डेविस के पहले जो भी आए, चाहे हटन आए या फिर हटन के बाद लायल आए, लायल के बाद विलियम स्मिथ थे, विलियम स्मिथ के बाद अगासीज थे, अगासीज के बाद गिलबर्ट पावेल थे, इनमें से किसी ने भी साइकिल की बात नहीं की, ठीक है। इनमें से किसी ने साइकिल की बात नहीं की। इन सब ने सिर्फ एक ही बात को फोकस किया कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस दोनों ही फोर्सेस का एक ही वर्क है। वो वर्क क्या है कि वो एक रूपता लाने की का प्रयास करती है, समरूपता लाने का प्रयास करती है, और इस क्रम में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। लेकिन डेविस ने कुछ अलग किया, कुछ यूनिक किया। डेविस का काम एरिड में नहीं था, गिलबर्ट का काम एरिड में था, एलसी किंग ने भी एरिड पे काम किया था। क्या होता है एरिड, जरा ये भी समझ लेते हैं। देखिए, अपरदन का चक्र समझाने के लिए जो भी जोग्राफर्स हैं, उनमें हटन का नाम सर्वोपरि है। जेम्स हटन, द मोस्ट सीनियर कॉन्सेप्ट देने वाला बंदा, जेम्स हटन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ओल्डेस्ट हो गया, ठीक है, ओल्डेस्ट। और जब ओल्डेस्ट के बाद सबसे न्यूएस्ट भी पढ़ते हैं, तो सबसे जो मॉडर्न है उसका नाम है थॉर्नबरी। हम थॉर्नबरी को भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बिना उसको पढ़े जियोमॉर्फोलॉजी का पेट नहीं भरेगा बिल्कुल आपका। तो हम थॉर्नबरी को भी देखेंगे। इन्होंने सबका कंक्लूजन इन्होंने दिया है, थॉर्नबरी के भी कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। थॉर्नबरी ने बाद में बड़ा सबसे बेहतरीन कंक्लूजन जो दिया है जियोमॉर्फोलॉजी का, वो थॉर्नबरी का है। थॉर्नबरी को भी देखेंगे। थॉर्नबरी ने इन सब का मूल्यांकन किया। तो हटन के बाद लायल है, याद रखना, लायल। लायल के बाद गिलबर्ट और विलियम स्मिथ है, विलियम स्मिथ है, विलियम स्मिथ। इन सब का काम भी याद रखना है कि किसने क्या किया। विलियम स्मिथ के बाद गिलबर्ट और पावेल है, गिलबर्ट और पावेल है, और गिलबर्ट और पावेल के बाद एक व्यक्ति आते हैं जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर हो जाते हैं और इन सब के अलावा फादर बन के बैठ जाते हैं, वो है W.M. डेविस, विलियम मॉरिस डेविस। और डेविस के बाद आते हैं पेंक, वाल्थर पेंक। कही इज्जत दीजिए थोड़ा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया हुआ जोग्राफर यही है, जिसका नाम है वाल्थर पेंक। इनको लोगों ने बहुत गलत समझा और इनकी बड़ी बेइज्जती मारी, क्योंकि लोग इसको समझ नहीं पाए।
कमी इसमें नहीं थी, लोगों में कमी थी। इन्होंने बहुत टेक्निकल तरीके से जो एक्सप्लेन किया ना, तो लोगों को बाउंस कर गया। तो जब टीचर कुछ पढ़ाए और स्टूडेंट को बाउंस कर जाता है, तो टीचर के की को ही स्टूडेंट कह देता है कि मास्टर को पढ़ाने नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है, कई ऐसे शिक्षक होते हैं जिनका स्तर बहुत ऊंचा होता है और आपको बाउंस कर जाता है, तो आप ऐसा ही सोचते हैं कि शायद उनको आता नहीं है ठीक से। आता है बेचारे को, आपने उनको गलत समझ लिया। कभी कभी हम जो है ना, अभी यूपीएससी का ऐसे बताए ना, वही वाली बात होती है कि हम जो मूल्यांकन करते हैं वो हमारा अपना मूल्यांकन होता है। तो वाल्थर पेंक बहुत स्टैंडर्ड मैथमेटिकल तरीके से एक्सप्लेन किया, बट दुनिया इसको गलत समझी और इसको सबसे गलत समझा गया है अब तक में। ये अपने थ्योरी को क्लियर ही नहीं कर पाया, बड़ी कोशिश की लोगों को समझाने की, लेकिन लोग कोई भी इसको पढ़ता है तो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है। और डेविस बिल्कुल बेगनर की तरह छा गया। जिस तरह से बेगनर बहुत पॉपुलर हो गया था सिंपल सिंपल थ्योरी देके, उसी तरीके से डेविस बहुत पॉपुलर हो गया अपनी सिंपल थ्योरी देके। डेविस के बाद पेंक आए, पेंक के समकालीन, ये तीनों समकालीन थे। और एलसी किंग थे, और फिर किंग के साथ साथ गिलबर्ट भी पॉपुलर हुए थे। बाद में गिलबर्ट ने अपनी एक अलग थ्योरी दी। ये सब समकालीन थे, गिलबर्ट, किंग और वाल्थर पेंक। गिलबर्ट थोड़े सीनियर थे, बाकी ये तीनों समकालीन थे। डेविस ने जो थ्योरी दी, यहां से अपर्दन की थ्योरी आने लगी। ये पहली अपर्दन से संबंधित पहली थ्योरी जो आई थी, इन्होंने चक्र के रूप में नहीं दिया था शुरुआत में। एरिड अपर्दन, एरिड किसको बोलते हैं, फ्लूवियल किसको बोलते हैं, पहले समझ लो तब इस पे बात करेंगे। बहता हुआ जल यदि कोई अपर्दन करता है, फ्लोइंग वाटर यदि कोई अपर्दन करता है, तो उसके लिए कहा जाता है फ्लूवियल। ठीक है, फ्लूवियल। और यदि हवा कोई अपर्दन करता है, मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए टर्म यूज होता है एरिड। अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए टर्म यूज होता है सेमी एरिड। अंडरग्राउंड वाटर के लिए एक टेक्निकल टर्म यूज होता है कास्ट। ठीक है, कास्ट। तो ये सारे टर्म यूज जो किए जाते हैं, ध्यान रखना। जो विलियम मॉरिस डेविस थे, इन्होंने फ्लूवियल साइकिल की बात की, यानी नदी के अपर्दन चक्र पर फोकस किया। गिलबर्ट और पावेल ने एरिड वाले साइकिल पर फोकस किया। पेंक ने भी रिवर वाले साइकिल पे फोकस किया, जबकि किंग ने एरिड वाले साइकिल पर फोकस किया। तो गिलबर्ट और किंग, इनका जो अध्ययन, इनका जो रिसर्च था, इनकी जो थ्योरी थी, वो एरिड से रिलेटेड थी, मतलब मरुस्थल से रिलेटेड थी। एरिड का मतलब होता है मरुस्थल, और सेमी एरिड का मतलब होता है अर्ध मरुस्थल। तो गिलबर्ट, पावेल एंड एलसी किंग, इनका जो साइकिल ऑफ इरोजन को एक्सप्लेन करने का आधार था, वो था एरिड। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन अपर्दन करता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपर्दन में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने वाला एजेंट कौन है, विंड। विंड, तो विंड के थ्रू जो इरोजन हुआ उस पे आधारित है। एलसी किंग का पूरी स्टडी जो है वो सहारा डेजर्ट से है। एलसी किंग ने अपना रिसर्च कहां किया, सहारा डेजर्ट पे। एक टर्म बार बार पढ़ोगे तुम, इंसेलबर्ग। वो इंसेलबर्ग टर्मिनोलॉजी एलसी किंग ने कॉइन किया था। जबकि पेंक की जो स्टडी है वो यूरोप की नदियों पर आधारित है, खास करके जो राइन नदी है या फिर वोल्गा नदी है, इन नदियों पर आधारित है। जर्मन थे पेंक, और जर्मनी के आसपास जो नदियां थी यूरोप की, उन पर काम किया है, नदियों पर। डेविस ने यूरोप की नदियां, अमेरिका की नदियां और न्यूजीलैंड तक की नदियों पर काम किया है, यानी डेविस का नदियों पे काम है। डेविस, गिलबर्ट के पहले जो लायल थे, विलियम स्मिथ थे, हटन थे, इन लोगों ने अपर्दन के किसी चक्र की संकल्पना की बात नहीं की। इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दिए। उनमें से हटन की थ्योरी सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी है, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटीज, एक रूपता का सिद्धांत, जिसमें हटन ने बताया था कि प्रकृति चाहती है कि उसके ऊपरी धरातल या ऊपरी सतह पर एक रूपता स्थापित हो। यहां तक हमको लगता है कि चीजें समझ में आ रही हैं, बाउंस तो नहीं कर रही हैं। ये भी देखते जाना हमारा फर्ज है कि हर बच्चे को चीजें समझ में आती रहे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये समझ में नहीं आता बच्चे को कि हम पढ़ क्या रहे हैं।
हम पढ़ रहे हैं अपर्दन साइकिल, इरोजन साइकिल। पहले अभी बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं कि कौन कौन क्या थे हिस्टोरिकल तरीके से। अब हम एक एक करके अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या समझाने की कोशिश थी डेविस की। डेविस की कोशिश थी समझाने की, नदी के माध्यम से वो अपर्दन के चक्र को बतलाना चाहते थे। डेविस जो है नदियों के माध्यम से अपर्दन चक्र को बतलाना चाहते थे, और डेविस ने एक ही डायग्राम यूज किया और वो ये है। और इसको ना हैंड से बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हमने किताब से ले लिया इमेज, गूगल से ले लिया इमेज, लेकिन इसको हम बहुत जीरो लेवल से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाऊंगा। डेविस ने दो चीजों की बात की, टाइम की बात की और साथ में बात की, टाइम की बात की और हाइट की बात की। राइज बोलते हैं इसको, उत्थान। हाइट की जगह पे क्या, राइज। डेविस ने एक गलती यही की, इसके इस ग्राफ से समझो। डेविस ने ग्राफिकल मेथड यूज किया, ये गलती नहीं थी, ये तो अच्छी बात थी। डेविस ने कहा कि अपर्दन का चक्र अपर्दन के हरेक दूत के द्वारा, कोई भी दूत हो, चाहे बहता हुआ जल हो यानी नदी हो, या फिर हवा यानी पवन हो, या तरंगे हो, कोई भी हो, अपर्दन का चक्र तब शुरू होता है जब उत्थान पूर्ण हो जाता है। ये डेविस की पहली गलती थी। यानी डेविस की मान है तो अपर्दन इंतजार करता है कि उत्थान कब कंप्लीट होगा, जबकि यह सत्य नहीं है। अपर्दन तभी शुरू हो जाता है जब उत्थान शुरू होता है। उत्थान के पूरा होने का इंतजार अपर्दन नहीं करता है। लेकिन डेविस पता नहीं किस आधार पे ये बात की डेविस ने, उसका ग्राफ यहां से शुरू होता है, और जो उनका ग्राफ शुरू होता है यहां से, उसको ध्यान से समझना आप लोग। डेविस ने तीन चार पॉइंट यूज किया है। उसने कहा कि जो नीचे का लेवल है ये बेस लेवल है, और बेस लेवल जो होता है ये सी लेवल होता है। सी लेवल जो होता है यानी समुद्र तल जो होता है, इस तल को ही पाना चाहती है। अपर्दन के चक्र का अल्टीमेट गोल होता है, अपर्दन के चक्र का अल्टीमेट गोल होता है बेस लेवल को हासिल करना। दीपेंद्र कर्ण, कुछ पूछना चाहते हैं आप? सॉरी सर, वो थोड़ा बच्ची जो है सो गड़बड़ा दी थी। कोई बात नहीं, कोई बात। अपर्दन का जो चक्र है, अपर्दन का चक्र जो है वह, उसका अल्टीमेट गोल होता है बेस लाइन को पाना, ये बेस लेवल को पाना। बेस लेवल वह लेवल है जो समुद्र तल का लेवल होता है, समतल करने की कोशिश करती है। डेविस ने बहुत सिंपल वर्ड में समझाया। और साथ ही देखो, अमेरिकन जोग्राफर्स की एक बीमारी है कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो आपको ना थॉट समझाएंगे, और जब थॉट समझाएंगे तो बताएंगे कि जब ज्योग्राफी अमेरिका पहुंचा, ठीक है, अमेरिका जब ज्योग्राफी पहुंचा यानी ज्योग्राफी का डेवलपमेंट जब अमेरिका में शुरू हुआ, तो उन लोगों ने मैथमेटिकल टेक्निक, ग्राफिकल टेक्निक, मॉडल, थियोरीज, मॉडल्स को ज्यादा यूज किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा यूज किया। चूंकि डेविस खुद एक अमेरिकी था, तो डेविस ने अपना अमेरिकी पना भी दिखाया, यानी उसने ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे भी फोकस किया, ताकि लोग उसको एज ए अमेरिकन जोग्राफर स्वीकारता है तो उसको एक वाहवाही मिले कि वाह, मैथमेटिकल प्रोसेस से एक्सप्लेन किया। साथ ही डेविस ने इस बात का भी ध्यान रखा कि साधारण व्यक्ति के लिए ग्राफ देख के थोड़ा सा उनको ये प्रॉब्लम होगी समझने में, तो उसने मानव के जीवन की अवस्था, मानव के जीवन की तीन अवस्था होती है, एक होती है यूथ एज, दूसरा होता है मैच्योरिटी एज, और तीसरा होता है ओल्ड एज। जैसे मानव जीवन की तीन अवस्थाएं होती हैं, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, वैसे ही डेविस ने अपर्दन के दूतों को भी तीन अवस्थाओं में बांट लिया कि जो अपर्दन के दूत होते हैं उनमें जो क्षमता होती है अपर्दन करने की, परिवहन करने की और निक्षेपण करने की, यानी इरोजन
ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशंस, ये डिपेंड करता है उस एजेंट ऑफ इरोजन की कैपेसिटी पे, उनकी क्षमता पे। और वो जो उनकी कैपेसिटी होती है, उनकी जो क्षमता होती है, जब वो एजेंट ऑफ इरोजन स्टार्ट होता है, शुरू होता है, यानी जहां से वो काम स्टार्ट करता है, वहां उसको असीम ताकत होती है उसके पास। और ज्यादातर एजेंट ऑफ इरोजन ज्यादा वर्क करता है कहां पे? जब जहां उत्थान ज्यादा, जहां राइज ज्यादा हो। तो डेविस ने ये मान लिया कि जब राइज कंप्लीट हो जाता है, यानी पॉइंट ए वह अवस्था है जब उत्थान हो रहा था, जब उत्थान हो रहा था वह वाला अवस्था है। उत्थान कंप्लीट हुआ तो वो एक ही अवस्था थी। ये जो पहला कर्व है, ये पहला कर्व जो है, पहला ये जो कर्व है, इस कर्व को डेविस ने क्या कहा? ए अवस्था। ए अवस्था उत्थान की अवस्था थी। और जो बी यानी दूसरा कर्व है, ये वाला कर्व, ये कर्व आफ्टर इरोजन, इरोजन के बाद, यानी चक्र के अंतिम अवस्था का कर्व है, जिसका अल्टीमेट गोल क्या था? पहले उस नदी का बॉटम जो तली जो था वो ये था, ये था। अच्छा, डेविस ने ऐसा क्यों कहा कि उत्थान के पूर्ण होने के बाद ही अपरदन शुरू होता है, इरोजन स्टार्ट होता है? डेविस काम नदियों पे कर रहे थे। और नदियां कब जन्म लेती हैं? पर्वत बनने के पहले या पर्वत बनने के बाद? तो डेविस को लगा कि जब पर्वत कंप्लीट होता है तभी तो नदियां जन्म लेती हैं। पर्वत का निर्माण हो जाता है तभी तो उनसे नदियां उतरती हैं। पर्वत के जन्म के बाद ही तो नदियां नीचे उतरती हैं, ऐसा डेविस को लगा। तो फिर डेविस ने उसी आधार पे कह दिया कि जब पर्वत का निर्माण होता है तब नदियां उत्पन्न होती हैं। नदियां जब उत्पन्न होती हैं तो तीन अवस्थाओं में उत्पन्न होती हैं नदियां। वे कौन सी तीन अवस्थाएं हैं जिसमें नदियां उत्पन्न होती हैं? देखो, मैं दिखा दूं आपको नदियों की तीन स्टेजेस। पहले है रिल्स, फिर है गुलीज, और यह है वैलीज। ये रिल्स क्या है, गुलीज क्या है, वैली क्या है? नदियों की बिगिनिंग की अवस्थाएं हैं ये। नदियों के स्टार्टिंग की अवस्थाएं हैं, जब नदियां निर्माण की प्रथम अवस्था में होती हैं, बिगिनिंग की अवस्था में होती हैं, जहां से नदियां निकलती हैं। सोर्स, जब नदियों का जो सोर्स होता है, ये देखो, ये ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स में हिम के पिघलने के बाद पिघला हुआ हिम जल के स्रोत के रूप में नीचे उतर रहा है। नीचे उतरने के बाद, पहाड़ से नीचे उतर रहा है तो यहां पे गड्ढा सा बना रहा है। गड्ढा बनाने के बाद फिर नीचे और उतर रहा है, झरना बना रहा है, वाटरफॉल। वाटरफॉल बनाने के बाद जब मैदानी भाग में आया है तो फिर ऐसे ऐसे होने लगा है, जिसको विसर्पन कहते हैं, जिसको मियांडर कहते हैं, मियांडर बनाने लगा है। और मियांडर बनाते समय बीच में कई नदियां दूसरी तरफ से आके इसमें मिली भी हैं, उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, सहायक नदियां। प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो डायरेक्ट मिलती हैं, और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं यदि दूसरे से मिल के आती हैं। और उसके बाद फिर जब नदियां कहीं कहीं कन्फ्लुएंस बनाती हैं, तटबंध बनाती हैं, मतलब एक तरह से ठोस तटबंध बनाती है, मियांडर बनाती हैं, लीव, लेवी, लेवी बोलते हैं, ये भी तटबंध, प्राकृतिक तटबंध के लिए लेवी टर्म यूज होता है, ठीक है। लेवी बनाती हैं, गोखुर झील बनाती हैं नदियां, एंड में नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा के दूर बाहर वाला एरिया यदि है साफ सुथरा तो उसको एस्चुरीज कहते हैं। ये सारे जो आज आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना नदियों के बारे में, नदियों के बारे में, ये ट्रिब्यूटरीज, ये नदियों का सोर्स, मियांडर, लेवी, ऑक्सबो लेक, एस्चुअरी, डेल्टा, ये सारा कॉन्सेप्ट डेविस का दिया हुआ है। डेविस ने ही नदियों की इन तीनों अवस्थाओं के अनुरूप, सबसे पहले देखो, ये वाली पहली अवस्था है डेविस के अनुसार,
यानी पहाड़ी ढलानों से जो नीचे उतरती है उसको नदियों की ऊपरी अवस्था या अपर कोर्स कहते हैं। मैदानी भागों में जो नदियां गतिशील होती हैं उसको डेविस ने मिडिल कोर्स कहा है या फिर मध्य अवस्था। इसी को उन्होंने मैच्योर अवस्था कहा है और इसको उन्होंने यूथफुल स्टेज कहा है। और जो एंड में नदियां जो जाके एकदम तट पे जाके समुद्र में मिल जाती हैं तटीय क्षेत्रों में, उसको लोअर कोर्स या निम्न अवस्था या ओल्ड स्टेज कहा है। हर स्टेज में नदियां क्या करती हैं, क्या क्या बनाती हैं। जब नदियां फर्स्ट स्टेज में होती है, पहली अवस्था में होती है, तो पहाड़ी से उतरने के कारण नदियों को स्लोप ग्रेडियंट ढाल प्रवणता अधिक मिलती है। जब उनको स्लोप ग्रेडियंट ज्यादा मिलता है, ढाल प्रवणता ज्यादा मिलती है, तो क्या होता है, फ्लो विथ हाई वेलोसिटी। जब पहाड़ से उतरती है, ढाल ज्यादा तीव्र होता है, तो तीव्र ढाल पर नदियों का वेग चरम पे होता है। और जब नदियों का वेग चरम पर होता है तो नदियां अपनी तली को काटती है, तली को यानी नीचे बॉटम को काटती है, बॉटम को। और जब वो बॉटम को काटती है तो वी शेप्ड वैली बनाती है, वी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है। और वी आकार की घाटी बनाने के साथ साथ कहीं वाटरफॉल बनाती है, कहीं छिप्रिका बनाती है, कहीं गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज मतलब गड्ढा, गॉर्ज मतलब गड्ढा, और कैनियन मतलब लंबा सकड़ा नाला, विस्तृत नाले जैसी आकृति बनाई तो वो कैनियन है। विस्तृत लंबे नाले जैसी आकृति यदि वो बनाती है तो वो क्या है, कैनियन है। और यदि सिर्फ गड्ढा सा बनाई, जो यहां बनाई है, आप देख लो ये वाला एरिया, यहां यदि देख रहे हो तो वो क्या है, वो गॉर्ज है। कैनियन आपने देखा होगा, ग्रैंड कैनियन जरूर देखा होगा आपने। ग्रैंड कैनियन हमने डाउनलोड तो किया था, ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन जो कोलोराडो का कैनियन है उसके लिए टर्म यूज होता है ग्रैंड कैनियन का, जरूर आपने देखा होगा। और मैं दिखाता हूं आपको। ये तो विलियम मॉरिस डेविस हैं। डेविस एक टीचर थे, डेविस एक ज्योग्राफिक प्रमोशन करने वाले इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजर थे। डेविस जियोमॉर्फोलॉजी के फाउंडर थे। तो ये तो डेविस का एक इमेज था जो हमने लिया था आपके लिए। और भी चीजें दिखाता हूँ। डेविस के अलावा हमने आपके लिए एक ये स्लाइड परचेज किया था। अच्छा, परचेज नहीं जमा, ये तो मैंने आपको दिखला दिया। और क्या लिया था, पॉइंट्स, पोस्टेड इमेज, ये भी मैंने यूज कर लिया। और क्या है, एक फोटो और है, ये मियांडर है, शायद वो दिखा नहीं। आप ग्रैंड कैनियन देख लेना, कोलोराडो रिवर जो बनाती है रॉकी को काट के, वो ग्रैंड कैनियन है। मैंने उसकी इमेज बनाई थी बट दिखा नहीं सही से। खैर, ध्यान रखना इस पॉइंट का, कौन कौन सा पॉइंट है। तो तीनों अवस्थाओं में जो नदियां बनाती है, क्या क्या बनाती हैं, वी शेप्ड वैली, वर्टिकल इरोजन डायमेंशन का वाटरफॉल, रैपिड माना छिप्रिका होता है, जैसे सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर से जो उतरती है ना, सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर से जो उतरती है, कौन उतरती है सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर से, नदियां उतरती हैं, तो उसको छिप्रिका कहते हैं। गॉर्जेस का मतलब होता है गड्ढा, गॉर्ज का मतलब क्या होता है, गड्ढा। तो चलिए ध्यान रखिएगा इन चीजों का। इमेजेस डायग्राम जो है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, अभी मैं फॉर्मेट करके इसका आंसर कल बताऊंगा। क्वेश्चन ये नहीं आता आजकल एग्जाम में कि डेविस का अपवर्तन चक्र बताओ। आजकल ज्यादा परंपरा है पूछे जाने का कि आपसे ये पूछेगा कि डेविस और पेंक में अंतर क्या है। तो पहले डेविस को समझेंगे तभी तो हम पेंक से उसका अंतर कर पाएंगे कि डेविस ने क्या क्या स्टेटमेंट यूज किया। डेविस ने जो स्टेटमेंट यूज किया उसको समझ लेंगे तभी हम पेंक समझ पाएंगे। ठीक है। डेविस ने कहा, डायलॉग सुनते जाना आप और कोशिश करना उसको याद रखने का। ठीक है। डेविस का पहला डायलॉग था कि जब उत्थान पूर्ण हो जाता है, उत्थान पूर्ण हो जाता है, तब अपरदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये उनका डायलॉग था जिसको आगे ले जाके आपको उसकी आलोचना करनी है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जो पहली अवस्था होती है, यानी कि जो शुरुआत की अवस्था जिसको आप कहते हैं युवा अवस्था, वह अवस्था उत्थान की जो अवधि होती है बहुत छोटी होती है। यह भी डेविस की एक गलती है। ध्यान से सुनते जाना और पॉइंट को दिमाग में नोट करते जाना।
डेविस ने जो अपनी थ्योरी दी थी 1899 में दी थी। डेविस ने अपनी थ्योरी कब दी थी? 1899 में डेविस ने अपनी थ्योरी दी थी। डेविस के पहले उनके जो इंस्पिरेशन प्रेरक थे उनका नाम जेम्स हटन था, स्कॉटलैंड के ज्योग्राफर थे। जेम्स हटन ने 1785 में अपनी थ्योरी दी थी, जिसको थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटीज या एकरूपतावाद कहते हैं। यूनिफॉर्मिटिज्म, एकरूपतावाद कहते हैं। और एकरूपतावाद थ्योरी में उन्होंने जो सबसे बड़ा डायलॉग यूज किया था, उनका डायलॉग था, ना तो आदि का कोई लक्षण है, ना अंत का कोई भविष्य। अब थोड़ा हम मेन चीज पे बात कर रहे हैं। चक्र में शुरुआत कहां से लक्षण दिखता है, कहां से शुरुआत हुआ है, ये थोड़ा सा ऐसा चक्र ले लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये चक्र है, तो चक्र में आदि कहां से है, मतलब शुरुआत कहां से है? ना शुरुआत का कोई लक्षण है, ना इसके अंत का कोई लक्षण है। कहां इसका अंत हुआ है, कहां इसका शुरुआत हुआ है, ये हटन का डायलॉग था। हटन ने जो अपनी एकरूपतावाद की थ्योरी दी थी, यूनिफॉर्मिटिज्म का जो सिद्धांत दिया था हटन ने, वह सिद्धांत, अब मैं ना आंसर लिखने सिखा रहा हूं। डेविस में कुछ खास नहीं है, उसके 5 डायलॉग और 4 उसका आलोचना याद कर लेते हैं हम लोग, तो बाकी चीजें समझ के आधार पर आसानी से लिख सकते हैं। इजी है क्वेश्चन। पैंक तभी समझ में किसी बच्चे को आ सकता है जब वो डेविस को ठीक से जानता है। डेविस को जानने के लिए कॉपी पेन रेडी रखिएगा, कुछ पॉइंट नोट करते जाइएगा। पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि डेविस का व्यक्तिगत परिचय दीजिएगा कि डेविस एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे। ही वॉज अ ग्रेट टीचर, ऑल्सो ही वॉज अ ऑर्गेनाइजर ऑफ सेमिनार, वेबिनार एक्सेट्रा। और डेविस के बारे में दीजिएगा कि उन्होंने 1899 में अपनी थ्योरी दी थी। उनकी जो थ्योरी थी, उनका जो हाइपोथेसिस था, उसको ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन के नाम से उन्होंने दिया था। ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन कहा था उन्होंने। और वो जो प्रेरित थे, वो प्रेरित थे हटन से, जेम्स हटन। वो एक जियोलॉजिस्ट थे स्कॉटलैंड के। 1785 में जेम्स हटन ने अपना एक थ्योरी दिया था, जिसको थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म या एकरूपतावाद का सिद्धांत कहते हैं। और इसी एकरूपतावाद में उन्होंने एक डायलॉग यूज किया था। उन्होंने कभी चक्र की बात नहीं की, अपर्दन चक्र शब्द यूज नहीं किया, लेकिन उनका जो वो डायलॉग था ना, उस डायलॉग ने ही डेविस को क्लिक किया। उनका डायलॉग था, ना आदि का कोई लक्षण है, ना आदि का कोई लक्षण है, ना अंत का कोई भविष्य। उन्होंने पृथ्वी पर एक रूपता की स्थापना को लेकर आंतरिक और बाह्य शक्तियों के बीच जो तालमेल है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बीच जो एक कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन पर कमेंट करते हुए जेम्स हटन ने लिखा था कि देयर इज नो साइन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड देयर इज नो फ्यूचर ऑफ दिस। मतलब ना तो इसका भविष्य का कोई अंत है, ना एंड ऑफ द फ्यूचर। कहां पे ये अंत हुआ, इसका निर्माण या ना अंत, विनाश जो होता है, मतलब जो चट्टानें ऊंचा उठती हैं, पर्वत बनता है, पर्वत का अपरदन कब से शुरू हुआ और उसका राइज कब खत्म हुआ या कब स्टार्ट हुआ, इसके कोई लक्षण नहीं मिलते। यानी अनवरत रूप से ये चलती रहती है प्रक्रिया, पृथ्वी के ऊपर नए स्थलखंडों के निर्माण का और पुराने स्थलखंडों के विनाश का एक अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है। और वह प्रक्रिया जो है एक रूपता लाने के लिए चलती है, ऐसा जेम्स हटन ने एक्सप्लेन किया था। तो जेम्स हटन का ये जो स्टेटमेंट था ना आदि का कोई लक्षण है, ना अंत का कोई भविष्य, भविष्य का कोई अंत, मतलब हाँ, ना अंत का कोई भविष्य, ये डायलॉग था उनका। ना आदि का कोई लक्षण है, ना अंत का कोई भविष्य। इस डायलॉग से पृथ्वी के इतिहास का एक साइक्लिक सिस्टम समझ में आया डेविस को, और उसी साइक्लिक सिस्टम को डेविस ने ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन के रूप में एक्सप्लेन कर दिया। और डेविस ने जो ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन को एक्सप्लेन किया, इसमें डेविस का क्या डायलॉग था? डेविस का डायलॉग था कि
जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं वो एक चक्रीय व्यवस्था का परिणाम है, और यह चक्रीय व्यवस्था जो है उसको भौगोलिक चक्र कह सकते हैं। भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत राइज होने वाला जो भूखंड है, उत्थित भूखंड, अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिणत हो जाता है। मैं फिर से बात करता हूं। डेविस जेम्स हटन से प्रभावित थे और उन्होंने 1899 में अपना ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन दिया, और उनका जो ये ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन है उसको एक्सप्लेन करते हुए डेविस ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, दो स्टेटमेंट उनके बड़े प्रसिद्ध हैं। पहला स्टेटमेंट था कि भौगोलिक चक्र या भौगोलिक अपर्दन चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड, राइज लैंडस्केप, इरोजन प्रोसेस के थ्रू प्लेन में कन्वर्ट होता है। तीन बातों को उन्होंने अपने इस डेफिनेशन में यूज किया, एक समय, एक प्रक्रम, और तीसरा एक समय बताया उन्होंने, एक प्रक्रम बताया और एक अवस्था। उन्होंने अपने चक्र को पुनः परिभाषित करते हुए एक और डायलॉग यूज किया जो उनका सबसे चर्चित डायलॉग है कि लैंडफॉर्म्स आर द रिजल्ट ऑफ द टाइम, प्रोसेस एंड स्टेजेस। यानी स्थल रूप जो है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम है। संरचना, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, इन्हीं का रिजल्ट है। स्थल रूप जो दिखता है, चाहे भी आकार की घाटी दिखती है या यू आकार की घाटी दिखती है, या कहीं पर ये क्या बोलते हैं इसको, मोनोडेनाक दिखता है, या मियांडर दिखता है जिसको आप विसर्पण कहते हैं, तो वो सब के सब क्या है, संरचना, प्रक्रम और अवस्था। अवस्था को उन्होंने समय कहा, इसी का परिणाम है। अ लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ये उनका फेमस डायलॉग है, और इसी डायलॉग के आधार पे जो तीन टर्मिनोलॉजी है ना, कौन कौन है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज और टाइम, कहिए स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, इसी को डेविस का ट्रायो बोलते हैं, ट्रायो ऑफ डेविस, TRIO, ट्रायो ऑफ डेविस बोलते हैं। यानी डेविस ने कहा कि जो कुछ भी होता है धरातल के ऊपर, जो कुछ भी होता है, सुभाष जी कहते हैं लिखवा दीजिए सर। सुभाष जी, लिखा हुआ तो सब किताबों में पहले से है। टीचर का जो ड्यूटी है कि वो आपको समझाए, यदि समझ में आएगा ना तो आप खुद से लिखने का एक बार प्रयास करिएगा। रट के BPSC नहीं निकल सकता, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम चर्चा करें, और चर्चा को ध्यान से सुनेंगे हम सब भाई बहन, और कोशिश करेंगे कि पहले एक बार खुद से लिखें इसको, जितना समझ में आया उतना ही, और उसके बाद एक बार पढ़ के देखें कि हमने सही लिखा कि गलत लिखा। टीचर को भी पढ़वाएंगे कि हाँ सर हमने सही लिखा, गलत लिखा, या फिर हम एक बार, उसके बाद एक बार पहले लिख लेंगे तब फिर किताब पढ़ेंगे कि समझ के हम कितना लिख पाए, और किताब में कौन सा मुद्दा है जो हमको नहीं समझ में आ रहा है, यदि किताब है तो पढ़ेंगे। हम डेविस अभी स्कैन करके आपको भेज देंगे। यदि आपके पास जियोमॉर्फोलॉजी है तो, सॉरी जियोमॉर्फोलॉजी कर रहे हैं, सविंद्र सिंह की कोई बुक है तो उससे देख सकते हैं, या डायरेक्ट डेविस को सर्च भी करेंगे तो आपको बहुत सारे PDFs अवेलेबल हैं नेट पे भी। तो रिटर्न के लिए तो आप चिंता ना करें, आप एक बार लिख देंगे तो आपके मोबाइल में ही बहुत सारा रिटर्न PDF जमा हो जाए। समझने पे फोकस करिए, और हूबहू मेरा लिखाया हुआ यदि आप लिखेंगे तो सब लोग सेम लिखेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है। तो समझिए ध्यान से, ठीक है सर। जियोमॉर्फोलॉजी में बस दिक्कत वो टाइम स्केल से हो रही है। अच्छा, टाइम स्केल, जियोलॉजिकल स्केल मैं बताता हूं। पहले डेविस और पेंग खत्म करने दीजिए मुझे। तो ध्यान से सुनिएगा कहानी क्या है। बिगिनिंग में हम डेविस लिखने जा रहे हैं, यदि तो डेविस में हम सबसे पहले, जैसा कि हम सब में करते हैं, पहले हम डेविस का परिचय दे देंगे कि कौन थे डेविस। उनका परिचय हम दे देंगे कि कौन थे डेविस। उसके बाद हम उनके जो इंस्पिरेशन, जहां से इंस्पिरेशन मिला है उनको, प्रेरणा लिखेंगे, नहीं प्रेरणा, ठीक है, ऐसा नहीं कि लिख देंगे, कोई ऐसा बच्चा मासूम ना हो मेरे क्लास में भगवान। यहाँ अपने मन से अगले पैराग्राफ में थोड़ा सा जिक्र कर देंगे किनका, हटन का, और हटन के उस डायलॉग का, ना आदि का कोई लक्षण है, ना भविष्य, अंत का कोई भविष्य,
और जब ये दोनों बातें लिख देंगे तब हम डेविस के सिद्धांत के बारे में, डेविस ने क्या डायलॉग मारा, वही टाइम संरचना प्रक्रम वाला पॉइंट यहां डाल देंगे। डेविस ने अपने सिद्धांत को कब दिया, 1899, क्या बताया, क्या डायलॉग दिया, वो दोनों डायलॉग लिखेंगे। वो उनका एजम्पशन हो जाएगा एक तरीके से कि क्या डायलॉग दिया, मतलब एजम्पशन नहीं बल्कि डायलॉग हो जाएगा। उसके बाद हम वो डायग्राम बना देंगे जो डेविस का डायग्राम है। ये डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे अपने कॉपी पे। ये एकदम इजी डायग्राम है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, इजी डायग्राम है ये। एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे जो डेविस ने बनाया था। उन्होंने, कमाल है, लॉक क्यों नहीं हुआ भाई? ये डायग्राम बनाना ज्यादा टफ नहीं है, आप हिंदी की किताब में आपको भेज भी दूंगा डायग्राम। इसी डायग्राम को फिर आगे एक्सप्लेन कर देंगे तीनों अवस्था को। और जैसे ही तीनों अवस्था एक्सप्लेन करेंगे, यूथ में क्या होता है, मैच्योरिटी में क्या होता है, ओल्ड एज में क्या होता है, बस इनमें बनने वाली स्थलाकृतियों की चर्चा करती जानी है कि यूथ स्टेज में कौन कौन सी स्थलाकृतियां नदियां बनाती हैं और क्यों बनाती है। यूथ स्टेज में क्या होता है, स्लोप ग्रेडियंट ज्यादा होता है, तो जो स्पीड ऑफ द रिवर वाटर है वो ज्यादा होती है। तो स्लोप ग्रेडियंट ज्यादा होने से, स्पीड ज्यादा होने से वो अपने बॉटम को काटती है और वी शेप्ड वैली बनाती है, गॉर्ज बनाती है, कैनियन बनाती है, रैपिड बनाती है। और हो सके तो एक डायग्राम में हम गॉर्ज, कैनियन, रैपिड जैसा कोई स्ट्रक्चर बना पाए तो वो बेटर है। फिर दूसरा मैच्योरिटी एज में आएंगे कि नदियां यहाँ तक आते आते अपने साथ ढेर सारा अवसाद ले आती है। इतने इतने मात्रा में अवसादों को वो कैरी नहीं कर पाती है, ढो नहीं पाती है, ढोने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो नदियां यहाँ मियांडर बनाने लगती है, सांप की तरह रेंगने लगती है, विसर्पन करने लगती है। इसको मियांडर कहते हैं। मियांडर बनाते समय ही लेवी, प्राकृतिक तटबंध निर्मित होता है। जब किसी तरफ ठोस चट्टानें रास्ता रोक लेती हैं तो वो ठोस चट्टानों को नहीं काट पाती हैं यदि, तो वहां प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होता है। जैसे गंगा के दक्षिण में, गंगा यहां से वहां तक क्या बनाती है, कछार, वो प्राकृतिक तटबंध है, लेवी है। उसके बाद नदियां कहीं कहीं गोकुर झील भी बनाती हैं। अवसाद ज्यादा हो जाता है और स्लोप, ढाल कम हो जाता है, तो नदियां विसर्पण के कारण गोखुर झील का निर्माण करती हैं। और अंततः नदियां निम्न गंगा, मतलब निम्न घाटी में जब पहुंचती हैं, ढाल इतना कम हो जाता है कि वो बेस लाइन को छूने के बराबर हो जाता है। और बेस लाइन पर आते आते अब अवर्धन की शक्ति नहीं रहती, तो ऐसे में कुछ नदियों के बीच बीच में ऐसे टीले दिखने लगते हैं। और ये जो इस तरह के टीले नदियों के बॉटम में दिखते हैं, इन टीलों को मोनोडनाक कहते हैं। इन टीलों को क्या कहते हैं, मोनाडेनॉक कहते हैं। मोनाडेनॉक वो स्थलाकृति है जिसको अपर्दित करने की क्षमता अब नदियों में नहीं रहती, और अंततः नदियां अपने मुहाने पर पहुंचकर डेल्टा और एस्चुरी जैसी संरचना बनाती हैं। इस तरह से तीनों ही अवस्था को और ग्राफ को आंसर में लिखना होता है। एक दिन मैं और लूंगा कल की क्लास डेविस को लेके, डेविस और पेंक दोनों को। कल पेंक भी शुरू करेंगे लेकिन डेविस को फिनिश कर लेंगे। आज अब इतिहास की क्लास है। डायग्राम एक बार फिर से मैं बताऊंगा। आज ज्यादा समय हमने शुरुआती इंट्रो, बेस, इन चीजों को समझाने में ले लिया। उम्मीद करते हैं क्लास आपको सही से समझ में थोड़ी थोड़ी आई होगी। यदि आप में से किसी को क्लास में समस्या हुई हो तो आप प्रश्न नोट करके रखिएगा, कल हम आपको मौका देंगे उस प्रश्न को पूछने का। आज भी हम आपको 5 मिनट का मौका देना चाहेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न है, प्रश्न रहे तो लिखते चले जाइएगा कमेंट में। त्यागी जी ने लिख दिया है कि सर आप जियोमॉर्फोलॉजी का टाइम स्केल बता दीजिए। ठीक है त्यागी जी का हम ध्यान रखेंगे बात। सुभाष जी ने कहा है कि सर लिखवा दीजिए, तो हम समझ रहे हैं, हम पीडीएफ के फॉर्म में इन चीजों को भेज देते हैं ताकि किताब से स्कैन करके, जिनके पास नहीं है उनका काम हो जाएगा। और किसी भाई बहन का है कुछ कष्ट दुख तो बता दीजिए जल्दी। आप अपना माइक अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके बस। हेलो जी बताइए मुन्ना कुमार। सर, बोले हैं कि मेरा पिछला क्लास पूरा छूट चुका है, तो इसका रिकॉर्डिंग हमें चाहिए था सर। मुन्ना जी रिकॉर्डिंग हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराएंगे जब आपकी फी कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है सर। जी। अच्छा, जिया का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उनका आंसर चेक। मॉडल उत्तर एक भी। अच्छा ठीक है, संजय जी को मॉडल उत्तर चाहिए। मैं सबका नोट करता जा रहा हूँ, आप सबका सारा। हम और किसी के मन में कोई भाव है तो पूछिए। बेगनर का आंसर जिया का मैंने चेक कर लिया है, सेंड नहीं किया। मैं चेक करके सेंड करता हूँ जी, आप 2 दिन और दीजिए मुझे, यानी मंडे तक आपको मिल जाएगा। ठीक है। और मॉडल आंसर जो है, जो सबसे बेस्ट आंसर है, उसको मैं आपको सेंड कर दूंगा सबको ग्रुप में, जिनका सबसे बेहतर होगा सर उसी को मुझे सेंड कुछ कर। पूछना है। जी पूछिए। सर जो आपने समझाया ना, थोड़ा सा मतलब मेरे माइंड में समझ में नहीं आया। मुझे थोड़ा सा और इजी वे में आप अगर इस चीज को समझाइएगा तो मुझे ज्यादा हेल्पफुल होगा। हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका भूगोल से कोई नाता नहीं रहा होगा, जी इसलिए सर, थोड़ी समस्या। सही ये कहा आपने। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसको दूर करने का सीधा रास्ता है कि जब हम आपको लिखना सिखाएंगे ना प्रश्न का उत्तर, तो उस पे ज्यादा फोकस करिएगा। जैसे अभी मैंने लिखना नहीं सिखाया, अभी थोड़ा सा क्या हुआ होगा कि आपका ध्यान जो है एक सेंटर पे जा रहा होगा कि मुझे लिखना सिर्फ सीखना है कि क्या क्या लिखना है। और हम बेसिक इंफॉर्मेशन में ज्यादा आज रह गए कि भाई अपर्दन क्या है, परिवहन क्या है, निक्षेपण क्या है। तो इसलिए आपको समस्या हुई। कल की जो क्लास होगी ना, मतलब जैसे घोड़े की आगे ऐसे नाल लगा रहता है ना, कि ना दाएं देखना ना बाएं, सिर्फ स्केच कर दो पूरा आंसर्स को, कि यदि एक और सर, डेविस एक नहीं नहीं और आप मैं डेविस का डिस्टर्ब कर पहले रही हूँ कंप्लीट, मेरी। पहले मुझे प्लीज प्लीज, जब मैं कंप्लीट करूं तब आप इंटरप्ट करिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। मैं कह रहा हूं कि कल की जो क्लास होगी, जो डेविस के प्रश्न में क्या लिखना है वो बताने वाली क्लास होगी, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी कि हाँ भाई 5 पैराग्राफ 6 पैराग्राफ ये लिखना है, ये डालना है, और ये इमेज सर ने डाला है तो मैं इसको लिख लूंगी इस आधार पे। तो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होता है ब्रेन का, बच्चा सोचता है कि नॉलेज तो ठीक है, लेकिन मैं आंसर कैसे लिखूंगा, ये एक मन में प्रश्न चलता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या है आपका, बताइए। सर जो आप इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं ना, मेरा मीडियम हिंदी है, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस चीज को। अगर आप जो इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं उसमें हिंदी को थोड़ा सा मतलब बता देखिए, दीजिए। जी जी, प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपको एग्जाम में भी इंग्लिश वर्ड ही यूज करना है, हिंदी वाले होने के बावजूद। ज्योग्राफी में इस बात की आजादी है कि आप टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट, जैसे यूथ को यूथ लिख सकते हैं, मैच्योरिटी को मैच्योरिटी लिख सकते हैं, ओल्ड एज को ओल्ड एज लिख सकते हैं देवनागरी में। ये एक आजादी है। यदि आप शुद्ध हिंदी पे जाएंगी ना, तो आपकी जो भी शक्ति है ना, मानसिक शक्ति, वो और आपके लिए जवाब दे देगी। बहुत ज्यादा क्लिष्ट शब्द आ जाता है, जैसे यदि आप इरोजन लिखें तो ज्यादा बेहतर है, यदि आप अपर्दन लिखेंगे, ऋतुचरण लिखेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कि यदि आप लगता है आप ऐसे अलाउ होता है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को आप देवनागरी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। और पूर्णतः हिंदी, शुद्ध हिंदी मुझे भी नहीं आती, ये मैं आपको बता दूं। मैं हिंदी माध्यम में का ही छात्र रहा हूं, और मैंने ज्योग्राफी जब भी लिखा है तो मिक्स लिखा है। क्यों नहीं आती मुझे, मैं जानबूझ के उसको नहीं बतलाना चाहूंगा, क्योंकि फिर आपको ना बहुत ज्यादा क्लासिकल फील होने लगेगा, और हमारे साथ ये बाइलिंगुअल क्लास है तो बच्चे को बाउंस कर जाएगा। कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन आप इसके लिए आपको सलाह दूंगा कि सविंदर सिंह की बुक परचेज करिए जाके, और उसमें, या फिर एनसीईआरटी है तो उससे रीड करके रहिए। जैसे 3 दिन पहले से पता है आपको कि डेविस पढ़ाया जाएगा, आज पता चल गया ना, कल पूरा दिन आपके पास है, तो आप डेविस पढ़ जाइए। और जब क्लास हो तो डेविस वाला जो चैप्टर है उसको खोल के सामने रखिए, और ताकि शब्दों का एक आपको एक मिलाप होता चला जाए। शुद्ध हिंदी में पढ़ाना संभव नहीं है, फिर अंग्रेजी वाले जो मेरे बच्चे हैं उनको परेशानी होगी, मैं ट्रांसलेटर बन के रह जाऊंगा। सर मुझे आपकी बातें समझ में आती है, लेकिन मुझे सिर्फ ये जो कंफ्यूजन था कि इंग्लिश हिंदी, ये अभी क्लियर हो गया, तो अब कोई हाँ, प्रॉब्लम आप नहीं है। बिल्कुल, आप बेझिझक रहें, आप उत्तर में अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और ये यूपीएससी में भी अलाउ है। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के लिए ज्यादा प्योर हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इंग्लिश लिख सकते हैं। जिया का क्या कंफ्यूजन है? जिनका भी पीछे का वीडियो छूटा है, यदि आपके फी कंप्लीटली पेड है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कहते हुए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। दरअसल क्लाउड खरीदना पड़ता है वीडियो के लिए। क्लाउड समझते हैं?
आप जूम पे जब जाएंगे, यदि जूम यूज करेंगे तो वो देता सिर्फ 1 जीबी है, ठीक है, 1 जीबी देता है, और 1 जीबी का हमारा एक ही वीडियो है। तो एक वीडियो से ज्यादा हम अपने क्लाउड में नहीं रख सकते फ्री में, तो मुझे क्लाउड परचेज करने के लिए जूम को हर महीने अलग से देना पड़ रहा है हजारों रुपए। 10 जीबी तक मैं 2500 रुपया महीना दे रहा था, अब 10 जीबी से ज्यादा बढ़ गया है। जूम हमसे डिमांड कर रहा है कि 10,000 रुपीज दो फॉर 1000 जीबी। तो हम तभी आपको उत्तर भेज पाएंगे जब आप हमें जो फी निर्धारित है वो पूरा चुका पाएंगे। जो हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेजने में असमर्थता इस बात की है, ऐप बनाने पे भी सेम सिस्टम है क्लाउड वाला, और यहाँ पे भी सेम सिस्टम है क्लाउड वाला। इतना बड़ा जो स्पेस है वो क्लाउड में अवेलेबल नहीं है। तो जिन जिन बच्चों ने पूरा फी पे किया है उन बच्चों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि मिनिमम तरीके से हम कैसे भेज पाए। उसके लिए हम टेलीग्राम को टारगेट कर रहे हैं। टेलीग्राम पे क्या है कि एक ही बार भेज दो तो बार बार नहीं भेजना पड़ता, सबको दिखता है जो बाद में भी जुड़ते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं। जिया का क्या डाउट था भाई, देखा नहीं मैंने, बड़ा कर देते हैं इसको। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। रिवर तो तब बनी होगी ना जब माउंटेन पर ग्लेशियर बना होगा। जी आप वर्षा हुई होगी तो भी तो रिवर बना होगा, या ये भी हो सकता है कि रिवर पहले से भी हो और उस एरिया में राइज हुआ हो। तो हम इस पे कल विस्तार से चर्चा करेंगे। ये डेविस के अपरदन से जुड़ा हुआ है, डेविस के अपरदन से जुड़ा हुआ है। देखिए, आप में से जो बच्चे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़े हैं उनमें से कईयों को लगता होगा कि ग्रुप में हम 75 भाई बहन हैं तो सर को फी 75 का फी मिला होगा। मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, मुश्किल से 5 से 7 भाई बहन आप ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट फी दिया है। बाकी ज्यादातर हमारे भाई बहन जो हैं वो उनका फी न्यूनतम 500 या फिर 1000 में मैंने जोड़ दिया है। लेकिन थोड़ा खर्च है, हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा कंप्लीट फी पे कीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार आप यदि 500 रुपीज भी मदद करके वहां तक पहुंचा देते हैं जितनी हमने फी निर्धारित की है, तो मेरे पे जो बर्डन है वो जैसे जूम को पे करना है हर महीने मुझे, चाहे नेट वाले को पे करना है हर महीना मुझे, तो वो सारा चीजें हम आराम से हैंडल कर पाएंगे। ग्रुप में देख करके मुझे एक बच्चा मैसेज किया, सर 75 लोग हैं तब तो आसानी से आप ऐप बनवा सकते हैं। नहीं, इस 75 लोगों में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पूरा फी पे किया है। तो खैर, मैं बस ये कहना चाहता हूं जो सक्षम है वो जरूर कुछ ना कुछ सहयोग करें। विभा जी, विभू नाम है, विभू जी क्या पूछना चाहते हैं बताइए। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड सर। जी सर मेरा सवाल जो है ये डेविस के अंदर में था कि सर जब रिवर जो निकलती है हिल से, तो हाँ, सर वो जब कटाव करती है लैंड को, तो सर वो जो कटाव होता है उसके किनारा जो क्षेत्र है वो एक सीमा के बाद रुक जाता है या वो बढ़ता ही रहता है? क्योंकि बहुत सारे विलेज होंगे, टाउन्स होंगे, वो सब भी तो डूबने का खतरा रहता है सर। तो वो सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है सर? क्योंकि गंगा देखिए बहुत ज्यादा गहरा है, कई और नदियां हैं जो कम गहरी है। कटाव जो क्षेत्र है उसका कोई सीमा है या कटाव होता ही रहता है? ये भी एक प्रकार का एक पार्ट है। आपका प्रश्न जो है मैं बिल्कुल समझ गया बहुत बेहतर से। नदियां अधिक से अधिक कितनी गहराई तक, आप प्लीज माइक ऑफ रखिएगा, नदियां कितनी गहराई तक काट सकती हैं? तो उसका उत्तर है बेस लेवल तक काट सकती हैं। ये बेस लेवल क्या है? समुद्र तल का जो लेवल है उस लेवल के बराबर का जो लेवल है ये बेस लेवल है। यानी नीचे कितना काट सकती हैं? दो तरह का कटाव करती हैं नदियां, दो तरह का कटाव करती हैं। एक क्षैतिज कटाव करती हैं और एक उदग्र कटाव करती हैं। क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल कटाव करती हैं और उदग्र यानी वर्टिकल कटाव करती हैं। ठीक है, तो क्षैतिज और उदग्र, एक सीधा काटती हैं इसको कहा जाता है उदग्र यानी नीचे की तरफ ये, और एक जो इधर दोनों तरफ काटती हैं ऐसा तटों को काटना, ये एक क्षैतिज कटाव है। और बॉटम को काटना एक उदग्र कटाव है, नीचे की तरफ कटाव है। तो नदियां जो इसकी नीचे की तरफ कटाव है, ये कटाव अधिकतम कहां तक हो सकता है? बेस लेवल तक। सी लेवल यानी बेस लेवल के बराबर तक अधिकतम काट सकती है नदियां, ज्यादा इससे नीचे नदी नहीं काट सकती, काटने की क्षमता नहीं होती नदी की। तब काट सकती है यदि एकदम खड़े ढाल से पानी गिर रहा हो, जैसे गॉर्ज,
कोई गॉर्ज सी लेवल से ज्यादा गहरा हो सकता है, लेकिन नदी का जो चैनल है, नदी जहां से बहना शुरू हुई और जहां नदी खत्म हुई, उसको उस नदी का चैनल कहते हैं। ठीक है, जहां से नदी बहना शुरू हुई, ठीक है, और जहां तक नदी बहती हुई गई, उसको उस नदी का चैनल कहते हैं। चैनल हम पढ़ेंगे, चैनल मॉर्फोलॉजी आगे चल के। यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है जियोमॉर्फोलॉजी का, उसको चैनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो चैनल मतलब यहां से नदी शुरू हुई और ये नदी ऐसे ऐसे आई। तो देखेंगे कि जो युवा अवस्था होता है उसमें नदियां तटों को कम काटती है। देखो, दोनों में से एक ही तरफ अपना मुंह चला पाएगी नदी। यदि वो तट को काटेगी तो गहराई नहीं कर पाएगी, यदि वो बॉटम को काटेगी तो तट नहीं काट पाएगी। तो जब नदियों का ढाल ज्यादा होता है, जहां पर नदी का ढाल ज्यादा होता है वहां वो बॉटम काटती है, तट नहीं काटती। इसलिए पहाड़ी ढलानों पर नदियों की जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, गहराई जो होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन जब नदियां मैदानी भाग में उतरती है तो चूंकि स्लोप कम हो जाता है तो गहराई नहीं काट के तटों को काटने लगती है, तो इसीलिए यहां चौड़ाई बढ़ जाती है। मैदानी भागों में नदियों की चौड़ाई बढ़ जाती है, और जब वो ओल्ड स्टेज में पहुंचती है नदियां तो वो काफी चौड़ी हो जाती है और गहराई बिल्कुल कम हो जाती है। मध्य स्टेज में चौड़ाई भी ज्यादा होती है, गहराई भी अपेक्षाकृत ठीक ठाक होती है, लेकिन एंड में जाके ना गहराई बिल्कुल कम हो जाती है, चौड़ाई ज्यादा हो जाती है। यानी नदियां, आप कह सकते हैं कि बिगिनिंग में किनारे को कम काटती है और एंड में जाके ये किनारे को ज्यादा काटने लगती है, इस तरह से। तो ऐसा ये तटों को काटने से रिलेटेड जो मुद्दा है वो है क्या, जब नदियों का सारा कुछ, नदी का पूरा जीवन स्लोप ग्रेडियंट, ढाल प्रवणता, स्लोप ढाल पे निर्भर करता है। पहाड़ी से लेके समुद्र के तट तक जो स्लोप है, जो ढाल है, उस ढाल पे ही नदी का जीवन डिपेंड करता है। नदी की सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज, ताकत, बल, फोर्स, वो ढाल ही है। रिवर का सब कुछ ढाल पे डिपेंड करता है। स्लोप यदि ज्यादा होगा तो नदी बॉटम को काटेगी, तली को काटेगी। अधिकतम कहां तक काटेगी? बेस लेवल तक। और स्लोप जहां कम होगा तो नदी किसको काटेगी? तटों को काटेगी। अधिकतम कहां तक काटेगी? जहां तक उधर का स्लोप होगा, बहने का स्लोप होगा और सॉफ्ट रॉक होगा। यानी तटों की कटाई चट्टानों की प्रकृति पर निर्भर करती है, जबकि तली की कटाई ढाल की प्रवणता पर निर्भर करती है। ठीक है, तटों की जो कटाई करती है नदियां, वो डिपेंड करता है कि जो रॉक है, जो चट्टाने हैं, उनके इर्द गिर्द उसकी प्रकृति क्या है, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। डेविस 3 बात करता है ना, एक बात करता है स्ट्रक्चर का, और दूसरी बात करता है प्रक्रम, प्रोसेस का, और तीसरी बात करता है समय का। यानी समय यानी अवस्था, नदी किस अवस्था में है, और नदी के तीनों तरफ तली में और दोनों तरफ कैसी चट्टाने हैं, और नदी किस ढाल, अवस्था का मतलब है स्लोप ग्रेडियंट। पहली अवस्था में स्लोप ग्रेडियंट ज्यादा होगा, दूसरी अवस्था में स्लोप ग्रेडियंट मीडियम मॉडरेट होगा, मीडियम होगा, सामान्य होगा, और तीसरी अवस्था में स्लोप ग्रेडियंट यानी ढाल, नदी की ढाल प्रवणता। नदी की स्पीड क्या है? ढाल से ही है ना। पहाड़ी क्षेत्र में नदी की स्पीड ज्यादा क्यों है? बहने का खतरा ज्यादा होता है। पहाड़ में देखते हैं राफ्टिंग वाफ्टिंग करते हैं, कितना तेज बहता है पानी, ढाल ज्यादा है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, दीपेंद्र कर्ण कह रहे हैं कि सर मैं एक ऐप डेवलप कर दूंगा। मुझे आप जैसे छात्रों की जरूरत है भाई, थैंक यू सो मच। और ऐप डेवलपर्स नहीं, ये सब मुझे बताया है कि क्लाउड चाहिए, क्लाउड लेना होगा, या फिर एक लोकल सर्वर डेवलप करना होगा। अब लोकल सर्वर हमको टेक्निकल उतना समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि उसके लिए कंप्यूटर 24/7 चालू रहेगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर बंद होगा तो बच्चों का वीडियो नहीं ओपन होगा, और उसमें नेट भी चलना चाहिए। आप ओपन करिए अपना माइक, आपसे बात करना बहुत जरूरी है फिर तो। दीपेंद्र कर्ण। प्रणाम सर, आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच। आपने ये मैसेज लिख के मेरा दिल खुश कर दिया। आप मेरी समस्या सॉल्व कर देंगे, बताइए। सर वो में जो सर्वर सेटअप करने के लिए वो लोग बता रहे हैं ना, तो वो सर के लिए थोड़ा बल्कि काम हो जाएगा, वो परेशानी का सबब बन जाएगा।
अच्छा, ये होता है कोई क्लाउड वाला जो है ना वो सस्ता वाला आता है, जिसको डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं। वो अच्छा, डेडिकेटेड सर्वर को जो है सो रेंट कर लिया जाए किसी भी कंपनी से, जैसे और फिर जूम जूम का तो सस्ता नहीं है, 10 GB का वो 2500 रुपया पर मंथ मांगता है, और यस 100 GB सर। का हजारों में मांग रहा है। एक्चुअली में बात सर ऐसा है कि ये बड़ी कंपनी हो गई है जूम, अब इसका ऐप का प्रचार ज्यादा हो गया है, तो जो अच्छा, ज्यादा यूज होने लगता है तो उसका रेट वो लोग अच्छा, हाई कर बढ़ा देते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, अच्छा। गूगल प्ले स्टोर पर सर एक ऐप हम लोग डेवलप करके, और हम्म। गूगल प्ले स्टोर से हम लोग रजिस्टर करा के वहाँ शॉर्टकट में काम निकाला जा सकता है। प्लीज आप हमसे फोन पे बात करके ये सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि रोज बहुत सारा भाई बहन मुझे मैसेज करता है, मुझे 25 तारीख का भेज दीजिए, मुझे 20 तारीख का भेज दीजिए। लेकिन समस्या ये आती है कि जो जो क्लाउड पे है वो तो मैं आराम से भेज लेता हूँ, और जो क्लाउड पे नहीं है उसको भेजने में मुझे बड़ी समस्या हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। ये 5 मिनट आज एक्स्ट्रा क्लास करने से एक बेनिफिट हुआ। तो मैं आपका किस नाम से व्हाट्सएप पे, अभी आप अपना थोड़ा हेलो भेज दीजिए मुझे। सर ठीक है, इसी नाम से है, दीपकर्ण के नाम से है व्हाट्सएप पे। दीपेंद्र कर्ण सर, मैं एक्चुअली प्रोग्रामर भी हूँ, यहाँ बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन में काम भी कर रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी अभी आप मैसेज कर दीजिए, मैं बात करूंगा आपसे। आपने आपको पता नहीं है, बहुत बड़ी समस्या सॉल्व कर दी मेरी। यदि एक भी कोई जानकार, जैसे मैंने 2-3 इंजीनियर्स को बुलाया, लेकिन वो सब इतना ज्यादा बताया मुझे कि मैं मतलब अंदर से होपलेस हो गया था कि इतनी पूंजी तो इकट्ठी नहीं हुई जितना ये खर्च बता रहे हैं। सर इससे भी सर सस्ता होता है वेबसाइट पर, वेबसाइट हम लोग भी बना के रखे हुए हैं वेबसाइट पर, और अच्छा, वहाँ भी वीडियो वगैरह डाल के रखा जा सकता है, लॉगिन के थ्रू बच्चे को आईडी पासवर्ड दिया जा सकता है, उसमें रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया जा सकता है सर। वेबसाइट तो मैंने डोमेन परचेज किया था, उन लोगों ने कहा था, तो डोमेन बहुत सस्ते में मुझे मिल गया है, Geo4civilservices.in के नाम से। बट फिर वहां भी वही समस्या आ रही है, बोल रहे हैं डोमेन के बाद आपको एक यहाँ ये लेना होगा। डोमेन लेने डोमेन के बाद और क्या लेना पड़ता है? सर होस्टिंग होता है, वो उन्होंने किस लैंग्वेज में डेवलप करके रखा हुआ है। नहीं, डोमेन बस मैंने डोमेन परचेज किया है और कुछ नहीं किया है। डोमेन के बाद जो है होस्टिंग होता है, जो स्पेस होता है ना, हम लोग होस्टिंग के बाद हम लोग वहाँ पर अपना कोड या फिर जो भी वीडियो फाइल्स है वहाँ अपलोड करते हैं, अपलोड होने के बाद। होस्टिंग होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा? यस सर, यस सर। कितना है उसका, क्या वो लोग बोल रहे हैं बहुत महंगा होता है होस्टिंग। हम लोग बहुत चीप लेवल पर यहाँ काम कर रहे हैं, स्कूल्स वगैरह का प्रोजेक्ट लिए के रखे हुए, 2500 रुपये एक साल के लिए लेते हैं, और अच्छा, उसमें स्कूल वालों का काम चल जाता है सर। अच्छा, ठीक है। आप जो है, आप आपसे मैं बात कर लेता हूँ फोन पे, आप मैसेज कीजिए। ये तो बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो गई, थैंक यू सो मच। कल मैं फिर मिलता हूँ, कल आपको किसी को भी डेविस में दिक्कत नहीं होगा, मैं बहुत बेहतर बता दूंगा, पूरा फॉर्मेट रटा दूंगा डेविस का। और जो बहन कह रही है, वो एक बच्ची कह रही थी कि वो क्वेश्चन का आंसर भेज दीजिएगा, तो वो भी चेक करके मैं मंडे तक भेज दूंगा जी आपको। ठीक है। और जो अपनी एक जमालपुर पार्टी है, उनको हिंदी में सुनना है ज्यादा, तो मैं ध्यान रखूंगा, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताते जाऊं, मैं लिखूंगा हिंदी में और बताऊंगा इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स में। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं बात करता हूं आपसे, दीप जी।